जय हिंद और नमस्कार सारे महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों। ग्रोथमोट यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी 3 जून 2021 के एकमात्र सत्र में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज द हिंदू में से एक लेख के ऊपर बात करनी है। अन्य न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में कोई महत्वपूर्ण लेख नहीं छपे हैं। एक लेख जो छपा है वो इंटरनेशनल अफेयर के साथ जो है रिलेटेड है। साथ ही में कोरोना महामारी, वो कोरोना जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, जो एक मात्र रास्ता है हमारे पास इस महामारी से बचने हेतु, तो उस पूरे रणनीति के ऊपर आज का यह पूरा विशेष सत्र है। बहुत ही अच्छा लेख है, साथ ही में हमारे परीक्षा उपयोगी भी है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। अगर टाइटल की बात करें तो क्लोज द वैक्सीनेशन गैप इन ए ग्लोबल लॉकस्टेप, यानी कि जो आज वैश्विक स्तर में जो टीकाकरण कार्यक्रम हो रहा है अलग अलग खंडों में, अलग अलग राष्ट्रों में, इनमें एक खाई देखने को मिलती है, एक वैली देखने को मिलती है, और ये वैली असमानता की है, इनइक्वालिटी की है। यह इनइक्वालिटी मुख्य रूप से एडवांस्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग नेशन के बीच में है। जो एडवांस्ड इकोनॉमी है वे अपनी जनसंख्या का कई बार वैक्सीनेशन कर पाए, उतना वैक्सीन उन लोगों के पास आ गया है, और सामने जो डेवलपिंग नेशन है, जो कम आय रखने वाले देश है, उनको जो है कोरोना पर्याप्त मात्रा में, कोरोना की जो रसी है, जो उसका टीका है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला है। तो ये यहाँ चिंताजनक है और चेतावनी पूर्ण है। तो इसी सारे मुद्दे को लेकर यहाँ लेखक ने हमारे सामने बहुत ही अपना अच्छा संशोधन रखा है, जो हमारे परीक्षा उपयोगी हो सकता है, जिसके ऊपर हम लोग आज अभी चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले अगर कवर का एनालिसिस करें तो ऊपर आपको एक अफ्रीकन लेडी देखने को मिलेगी जिसके हाथ में कोवैक्सीन है। ये कोवैक्सीन वैक्सीन मैत्री नामक भारत की जो योजना है, वैक्सीन डिप्लोमेसी के लिए जो योजना है, उसके तहत अफ्रीका पहुंची है। और नीचे अगर आप देखें तो कोरोना वैक्सीनेशन इन अफ्रीका की एक प्रतीकात्मक इमेज है, जिनमें जो ब्लू शेडेड नेशंस है वहाँ वैक्सीनेशन हो गया है। मगर यहाँ वैक्सीनेशन हो गया है, इसका मतलब क्या? देखिए, कुल मिला के जो अफ्रीका खंड है उसकी जनसंख्या भारत जितनी है, यानी कि 1 अरब 30 करोड़ है, या 130 करोड़ भी आप कह सकते हैं। तो 130 करोड़ में से मात्र और मात्र 2% ही आबादी जो है उसे प्रथम खुराक मिली है, प्रथम डोज मिली है अभी। ठीक है, तो ये अपने आप में अगर देखें तो बहुत ही कम है, और आगे चलकर यही धीमी गति टीकाकरण कार्यक्रम की, यही धीमी गति, यही असमानता पूरे विश्व के लिए एक खतरा उत्पन्न कर सकती है, जिसका यहाँ लेख में उल्लेख किया गया है। तो चीज़ें समझेंगे, देखेंगे। इस डिजिटल रेप्लिका से शुरू करेंगे हमारी चर्चा आज की, हमारी बात, जो कि यह जोसेफ बोरवेल एक बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक है, उनके द्वारा लिखी गई यह लेख है, उसकी तस्वीर है। और ये जो व्यक्ति विशेष है वे यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं। यूरोपियन जो काउंसिल है उसके जो है एक सभ्य भी है। तो बहुत ही अपना अच्छा उम्दा रिसर्च उन्होंने हमारे सामने रखा है। प्लस अगर यहाँ हमारे विषय संबंधों की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि सामान्य अध्ययन में जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जीएस करंट, यह करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उसमें भी हम लोग उपखंड कर सकते हैं, और वो उपखंड हो सकता है इंटरनेशनल अफेयर्स, या आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वैक्सीनेशन पॉलिसी, ग्लोबल वैक्सीनेशन पॉलिसी। तो मल्टीपल मुद्दे हैं, मल्टीपल विषय है, जिनके साथ आज की यह बात जुड़ी हुई है। शुरू करेंगे। आमतौर पे यह एजेंडे के तहत हम हमारी बात को रखते हैं। इस सत्र के तहत सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात होती है, उसमें लेख के सार के बारे में चर्चा की जाती है। लेखक ने क्या आधार लिया है अपने लेख के लिए, उसकी बात की जाती है। फिर बाद में जो लेख में महत्वपूर्ण बातें हो, यानी कि लेखक ने अपना कोई संशोधन हो, उन्होंने कोई नई परिभाषाएं दी हो, कुछ आंकड़े हो, कुछ ऐसे तथ्य हो, तो उनकी बात यहाँ महत्वपूर्ण बातों में यानी कि दूसरे चरण में की जाती है। और तीसरे चरण में कि लेख परिपूर्ण ना हो, या परिपूर्ण होने से भी कुछ एक ऐसा बिंदु हो जो कि उसमें डालने ज़रूरी हो, ताकि उसे परीक्षा लक्ष्य बनाया जाए, एग्जाम ओरिएंटेड बनाया जाए। तो वहाँ हम लोग हमारे इनपुट्स, रिसर्च इनपुट्स जो है वो यहाँ रखते हैं इस तीसरे चरण में। आज की बात करें स्पेसिफिकली तो तीनों के तीनों चरण हमें देखने हैं। सबसे प्रथम लेख के निष्कर्ष की बात करेंगे, समझेंगे, महत्वपूर्ण बातों में देखेंगे कैसे लेख लिखा है, लेख में क्या क्या
ऐसी उम्दा बातें हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, और साथ ही में जो बिंदु जो यहाँ गैरहाजिर है लेख में मगर परीक्षा के लिए थोड़े ज़रूरी है, तो उनके ऊपर भी हम नज़र करेंगे। तो कुल मिला के तीनों चरणों में आज हमें यह सत्र को देखना है। शुरू करेंगे निष्कर्ष से। देखिए, सबसे प्रथम तो अगर निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ सबसे प्रथम तो जो वैश्विक जो टीकाकरण की जो रणनीति है उसकी टीका की गई है, उसकी जो दिशा है उसे गलत बताया गया है। क्यों गलत बताया गया है? क्योंकि असमानता दिखने को मिलती है पूरे विश्व में। एडवांस्ड इकोनॉमी जिन्होंने अपने पूरी जनसंख्या का लगभग 5 बार कंप्लीट वैक्सीनेशन करने जितना स्टॉक जो है वो अपने पास रख दिया है वैक्सीन के खुराकों का। और वहीं एक बाजू ऐसे राष्ट्र है जहां अभी एक डोज भी पूरी जनसंख्या को नहीं मिली है, या एक डोज भी लगभग 1 या 2% जनसंख्या को ही मिली है। ठीक है, और साथ ही में जो है भविष्य में भी कोई स्कोप उन देशों को देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ यही टीका की बात की गई है। वैक्सीन डिप्लोमेसी को सराहना है, मगर वैक्सीन नेशनलिज्म जो है उसे यहाँ जो है कोई मान्यता नहीं प्रदान की गई। इनफैक्ट उसे हानिकारक बताया है कि वैक्सीन नेशनलिज्म से पूरे विश्व को नुकसान होगा, पूरे विश्व को हानि होगी। साथ ही में यहाँ जो यूरोपियन यूनियन है, जो इस महामारी की शुरुआत से ही एक नायक भूमिका में रहा है और एक निष्पक्ष भूमिका में रहा है, उसकी यहाँ सराहना की गई है। उसका जो है नेतृत्व जो है उसकी यहाँ चर्चा की गई है, जिसको हम लोग आगे यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। और जो तीसरा बिंदु है निष्कर्ष का, वो कहता है कि तथ्य और आंकड़ों को यहाँ लेखक ने एक अपना हथियार बनाया है, और आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, आगे की क्या टीकाकरण नीति होनी चाहिए, उसके बारे में एक रूपरेखा हमने लेखक के पास से मिली है। तो समझेंगे पूरी चीज़ है और जानेंगे कि यह पूरा जो लेख है वो क्या है। तो निष्कर्ष में मैं लिखने से बचूंगा। 3 ही बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु, वर्तमान वैश्विक टीकाकरण नीति की टीका की गई है। दूसरा बिंदु, यह रणनीति में जो यूनाइटेड नेशन की जो नायक भूमिका है उसकी चर्चा की गई है। और तीसरा, आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर लेखक ने कैसी रणनीति होनी चाहिए, भावी रणनीति या मॉडल रणनीति, या आप उसे आदर्श भी कह सकते हैं, तो वो आदर्श टीकाकरण कार्यक्रम कैसा होना चाहिए उसकी रूपरेखा भी हमें यहाँ लेखक ने दी है। तो ये 3 बिंदु हमें यहाँ निष्कर्ष में मिलते हैं। अब अगर लेख की बात करें तो लेख अपने आप में एनरिच लेख है, बड़ा लेख है। तो इसलिए यहाँ हमारे अध्ययन हेतु, हमारे अध्ययन में हमें सरलता रहे, इसलिए यहाँ मैंने इसको 4 विभागों में विभाजित कर दिया है, और चारों को एक एक करके हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। ये वर्गीकरण हमें लेखक के द्वारा ही मिला है, मगर डिस्क्रिप्टिव मैनर में समझना वो अपने आप में एक कठोर कार्य होगा, और अध्ययन हेतु भी थोड़ा कठोर माना जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एक एक बिंदु को लेंगे, उसके अंदर जो बातें की गई है उसका विश्लेषण यहाँ मैं आपके सामने करूंगा। 4 बिंदु है। ए वरी सबसे प्रथम बिंदु। दूसरा बिंदु है यूज लीड रोल, यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो नायक भूमिका है उसके बारे में चर्चा की गई है। तीसरे में सपोर्टिंग अफ्रीका, कि कैसे हम लोग अफ्रीकन जो सब सहारन कंट्रीज है, जो गरीब है, कम आय वाले देश है, विकास करने वाले देश है, अभी विकसित नहीं हुए हैं, तो उनको कैसे यहाँ इस पूरे कार्यक्रम में सपोर्ट किया जाए, जिनको आज सबसे अधिक सपोर्ट की, सबसे अधिक एक जो है एड की ज़रूरत है, तो वो यहाँ चर्चा की गई है। और आखिरी में इश्यू ऑफ लाइसेंसिंग की जो टेक्नोलॉजी है जिससे वैक्सीन बनती है, क्या ये टेक्नोलॉजी सरल होनी चाहिए, क्या ये टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए अन्य देशों के साथ, क्या नहीं करनी चाहिए, तो उसकी चर्चा यहाँ चौथे बिंदु में की गई है। तो एक के बाद एक हम लोग देखेंगे। सबसे प्रथम हमें देखना है वरी में। देखिए, आज के दिन की जो गति है वैक्सीनेशन कार्यक्रम की पूरे विश्व में, तो उस गति को देख के लगता है कि 2024 तक भी हम लोग हमारी पूर्ण आबादी को, यानी कि विश्व की पूर्ण आबादी को हम लोग टीकाकरण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे प्रथम तो यहाँ गति को बढ़ाने की बात की गई है। गति को बढ़ाने के लिए वैक्सीन उत्पादन बढ़ना ज़रूरी है। वैक्सीन उत्पादन अगर बढ़ जाएगा तो लॉजिस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो ज़रूरी है। ठीक है, तो एक मल्टीलेटरल अप्रोच की यहाँ गैरहाजिरी देखने को मिलती है, जो आज की बहुत ज़रूरत जो है, सबसे अधिक ज़रूरत है, वो हम लोग कह सकते हैं। प्लस यहाँ अफ्रीका का भी एक अनुमान दिया गया है। कहा गया है कि अफ्रीका खंड में मात्र आज तक 2.1% लोगों को ही
टीका की प्रथम खुराक मिली है। मैंने आपको जनसंख्या का एक मोटा मोटा अंदाजा दिया, वो है 1.3 बिलियन या अरब। तो इतनी जनसंख्या के मात्र 2% ही अब तक एक ही खुराक से सुरक्षित है, अन्यथा जो पूरी जनसंख्या है वो असुरक्षित है। और यहाँ से कोरोना महामारी का अलग म्यूटेंट भी जन्म ले सकता है और वो अलग म्यूटेंट फिर से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा सकता है। तो एक प्रकार से पूरे विश्व के लिए खतरा है। यह मात्र अफ्रीका की कि यह कोई एक खंड मात्र की बात नहीं है, यह सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि आज हम लोग भूमंडलीकरण के समय में जी रहे हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन एरा है। तो आज जिस गति से यह वायरस फैला, पहले चीन से, फिर बाद में 2-4 राष्ट्र जो यूरोप थे, जो चाइना के साथ बहुत ही घने संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ ही दिनों में यह वायरस लगभग पूरे विश्व में फैल गया, पूरे विश्व के राष्ट्रों में फैल गया। तो आज भूमंडलीकरण का मामला है, तो यहाँ अफ्रीका में अगर कोई नया म्यूटेंट जन्मा तो मुझे लगता है कि उसे रोकना एक बहुत ही असंभव सी बात है, बहुत ही मुश्किल सी बात है। उससे बेहतर है कि हम लोग हमारी वैक्सीन पॉलिसी को सुधारें, हमारे प्रोडक्शन को जो है एक राइज दे, और हमारे सप्लाई चेन को भी मजबूत बनाए, और सारे राष्ट्रों तक वैक्सीन जल्द से जल्द पहुंचाए, क्योंकि उन सब राष्ट्रों की जनसंख्या जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड हो, प्रतिरक्षित हो। तो यही बात है जो हमें यहाँ देखनी है। प्रथम बात थी। दूसरी बात में यहाँ लेखक ने बताया है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हटाने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आज हमने देखा कि जब से महामारी शुरू हुई, जब से मालूम पड़ा, हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने जब से बोला कि यह नोवल कोरोना वायरस है, इससे मानव पहले परिचित नहीं था, मानव के पास इसकी दवा भी नहीं है, इसकी रसी भी नहीं है, यानी कि टीका भी नहीं है। तो लॉकडाउन नामक एक कदम उठाया गया जो कि पूरे विश्व में बहुत ही पॉपुलर रहा, इंक्लूडिंग इंडिया। तो लॉकडाउन की वजह से जो अर्थतंत्र के ऊपर जो दबाव आया, वो दबाव अभूतपूर्व था। इतना दबाव हमने कभी भी नहीं देखा। 1930 के जो वॉलमार्ट स्ट्रीट क्राइसिस थे उसमें भी नहीं था, 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसमें भी नहीं था, ठीक है। तो ये एक अलग किस्म का दबाव है। साथ ही में इसकी सबसे ज़्यादा असर जो है वो विकास करने वाले या कम आय रखने वाले जो देश है उनके ऊपर पड़ रही है, क्योंकि समृद्ध देश तो कैसे भी करके वे उसमें से पसार हो जाएंगे या निकल जाएंगे, मगर जो गरीब देश है, जो ऑलरेडी गरीब है, जिनकी आय ऑलरेडी कम है, उनके ऊपर इसकी जो असर है वो कई गुना अधिक विपरीत हो रही है, यानी कि एक प्रकार से अति विपरीत असर हो रही है। तो यहाँ यही कहा गया है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी वैक्सीन पॉलिसी को चेंज करना होगा, इसे एक अच्छा बनाना होगा, या आप समझ लीजिए कि एक प्रकार से समावेशी बनाना होगा, इंक्लूसिव बनाना होगा। तब जाके हम लोग पूरी आबादी को, हमारे विश्व की पूरी आबादी को वैक्सीन दे पाएंगे। और यही कारण है कि WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने भी वैक्सीनेशन, जो ग्लोबल वैक्सीनेशन आज स्ट्रेटेजी चल रही है, उसे वैक्सीन अपार्थाइड करके जो है उसे संबोधित किया है, यानी कि एक प्रकार से यह वैक्सीन रंग भेद है या वंश भेद है जो कि अफ्रीकन राष्ट्रों के साथ हो रहा है। जो एडवांस्ड इकोनॉमी है वो अपना वैक्सीन बना रहे हैं, अपने पास ही रख रहे हैं, वे लोग अन्य राष्ट्रों को नहीं दे रहे हैं। मगर यहाँ यूरोपियन यूनियन एक मिसाल है। यूरोपियन यूनियन ने शुरुआत से ही एक सहयोगी जो है रास्ता है वो अपनाया है, सहयोग की भावना का भरपूर उपयोग किया है। वे लोग अपनी जनसंख्या के साथ कई राष्ट्रों में टीका भेज रहे हैं, कई राष्ट्रों में टीका जो है वो निर्यात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। यूरोपियन यूनियन का तो अच्छा काम है ही, मगर पूरे विश्व के लिए जहाँ जहाँ यूरोपियन यूनियन अपने टीका भेज रहा है उन सारे राष्ट्रों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, वो यहाँ जो है प्रतिपादित या सिद्ध होता है। फिर आगे देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्ट्रिक्शन से अर्थतंत्र में भारी नुकसान, बेरोजगारी, गरीबी में बढ़ावा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए हमारे पास जो एक सबसे अच्छा हथियार है फिलहाल, वो है वैक्सीनेशन।
जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक हम लोग पूर्ण रूप से रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंधों को नहीं हटा पाएंगे। अगर प्रतिबंध नहीं हटाए तो जो आर्थिक प्रवृत्तियां हैं वो फूलेगी नहीं, फलेगी नहीं। दे कुडंट प्रॉस्पर विदाउट रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन देने के लिए, प्रतिबंधों को हटाने के लिए वैक्सीनेशन जो है वो एकमात्र उपाय है। इसीलिए सारे विश्व को साथ मिलकर सारी विश्व की जनसंख्या का वैक्सीनेशन कर देना चाहिए, उसमें ही सबकी भलाई है। कहा जा रहा है कि आने वाले दशकों में अगर वैक्सीन पॉलिसी नहीं सुधरी तो कहा जा रहा है कि आने वाले दशकों में हो सकता है कि गरीबी व बेरोजगारी बहुत ही जो है बढ़ेगी, विकराल होगी, आक्रामक होगी। ठीक है, तो यहाँ सब समस्याओं का एक ही समाधान फिलहाल लग रहा है और वो है वैक्सीनेशन, वो है टीकाकरण का कार्यक्रम जो कि और तेजी से आगे बढ़े। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने जो आईएमएफ के द्वारा जो योजना का जिक्र हुआ, आईएमएफ ने जो योजना का जिक्र किया वो $50 बिलियन की योजना है। $50 बिलियन की इन्वेस्ट करने हैं यह वैक्सीनेशन पॉलिसी में। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फिलहाल कोवैक्सीन नामक कार्यक्रम चल रहा है, मगर यहाँ आईएमएफ ने अपनी ओर से एक कार्यक्रम की घोषणा की है जिसको यूरोपियन यूनियन ने वेलकम किया है और कहा है कि यस, यही स्पिरिट होना चाहिए, हमें साथ मिलकर ही पूरे विश्व की जनसंख्या का या आबादी का हमें वैक्सीनेशन करना चाहिए। और इस योजना के तहत कहा जा रहा है कि 2021 खत्म होने पर या खत्म होने तक विश्व की 40% आबादी का टीकाकरण कार्यक्रम समाप्त करना है और जो अन्य 60% जनसंख्या बची है उसका टीकाकरण मध्य 22 तक कर देना है पूर्ण। ठीक है, तो बहुत ही जो है उद्देश्यपूर्ण यह प्रोग्राम है। अब इसे मात्र और मात्र दिशा निर्देश की ज़रूरत है। यूरोपियन यूनियन ने तो अपनी तरफ से इसको आवकारा है, यूरोपियन यूनियन इसमें फंड भी देगा और यह वैक्सीनेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की योजना है जो कि अपने आप में पूरे विश्व के लिए अच्छी है। तो ये बात रही एक प्रकार की जो वरी हमने देखी कि आज विश्व जो है वो किस आपत्ति से जा रहा है और यह आपत्ति को हम लोग कैसे कम से कम बना पाए। अब दूसरे चरण की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हमें देखना है यूरोपियन यूनियन की निर्णायक भूमिका। देखिए, सबसे प्रथम तो जैसे नोवेल वायरस, जो कोरोना वायरस है, जो हमारे बीच में आ गया, फिर साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा उसका स्टडी हुआ, फिर उन्होंने बताया कि भाई इसका एक ही इलाज है, वो है वैक्सीन। तो वैक्सीन का महत्व जो है वो जैसे ही बढ़ा इस पर्टिकुलर महामारी को कम करने में, तब से वैक्सीन पॉलिसी या वैक्सीन आप कह लीजिए डिप्लोमेसी प्लस यूज़ ऑफ वैक्सीनेशन फॉर पॉलिटिकल मोटिव्स, फॉर पॉलिटिकल गोल्स, फॉर अचीविंग पॉलिटिकल गोल्स, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई जो कि भारत समेत विश्व के कई सारे देशों में देखने को मिलती है। दो चीज़ें मुख्यपूर्ण रूप से मैं यहाँ लिखूंगा, एक वैक्सीन फॉर पॉलिटिकल मोटिव या गोल, और दूसरी चीज है वो है वैक्सीन डिप्लोमेसी या वैक्सीन नेशनलिज्म कहना बेहतर रहेगा। वैक्सीन डिप्लोमेसी तो बहुत ही अच्छी है जो कि यूरोपियन यूनियन कर रहा है, भारत कर रहा है। भारत ने भी वैक्सीन मैत्री के नाम से एक योजना बनाई जिसके तहत वो डिप्लोमेसी कर रहा है। जो ज़रूरतमंद राष्ट्र है, जो कम आय वाले हैं, जो गरीब राष्ट्र है, उनको वैक्सीन भारत दे रहा है, ग्रांट के रूप में भी दे रहा है और कॉमर्शियल बेसिस पर भी बेच रहा है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं जो कि वैक्सीन का महत्व बढ़ने के बाद देखने को मिली विश्व के राष्ट्रों में। एक था वैक्सीन का उपयोग पॉलिटिकल गेन्स के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, और दूसरा वैक्सीन नेशनलिज्म कि पहले हम हमारे देश को ही देंगे, वैक्सीन अगर आपका देश बनाता है तो आपको अन्य देशों को नहीं देना है, इत्यादि जो थियरीज है वो यहाँ प्रॉस्पर होती है, वो यहाँ फलती फूलती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों को यूरोपियन यूनियन ने शुरू से ही न करा है,
शुरू से ही नकारा है और कहा है कि इसमें अलग अलग देशों का सहयोग लेकर एक अच्छा असरकारक संकलन साध कर सारे जनसंख्या को वैक्सीन देना ही चाहिए। वैक्सीन सारे जनसंख्या के लिए यानी कि मानवता के लिए ज़रूरी है। इसमें कोई देश का या कोई बाद नहीं रहता और इसे ना तो पॉलिटिकल मोटिव राजनीतिक फायदे के लिए इसको उपयोग में लिया जा सकता है। तो ईयू की शुरू से ही ये नीति रही है। भारत की भी अच्छी नीति रही। शुरुआत में भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत वैक्सीन डिप्लोमेसी अपना कार्यक्रम शुरू किया, जो है लाखों डोजेस जो है वे बाहर भेजे, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। मगर यहाँ एक रेफरेंस के तौर पर हमें देखना है कि वैक्सीन मैत्री एक भारत का वैक्सीन डिप्लोमेसी प्रोग्राम था जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा था। साथ ही में यहाँ शेयर ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी भर देना चाहिए। जिन राष्ट्रों की कंपनियों के पास यह टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है वैक्सीन बनाने की, तो यह टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देश अपने 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 घर में ही वैक्सीन बना सके, उसका उपयोग अपनी जनसंख्या के लिए कर सके। कम से कम समय में पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो वैक्सीनेटेड प्रतिरक्षित तो हो सके। तो यहाँ वो अप्रोच ले आना चाहिए जिसके ऊपर ईयू का बल है। ईयू यही अप्रोच को आगे बढ़ाना चाहती है, ना कि वैक्सीन फॉर पॉलिटिकल मोटिव्स या वैक्सीन जो है नेशनलिज्म को। ठीक है, तो ये फंडामेंटली यूरोपियन यूनियन का स्टैंड है इस पर्टिकुलर मामले में। साथ ही में वर्ष 2020 से ही, जब से कोरोना वायरस आया तब से ही यूरोपियन यूनियन ने इस वैक्सीनेशन के ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको और तेज कर दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बजटरी एलोकेशन किए, बिलियंस ऑफ पाउंड रुपीस का खर्चा किया वैक्सीन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, वैक्सीन को डेवलप करने में। ठीक है, जिसका फल आज पूरा विश्व भुगत रहा है। भारत में भी जो कोविशील्ड है वो दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ही देन है, उसका ही संशोधन है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूरोपियन यूनियन के एम्बिट के अंदर आती है। यूरोपियन यूनियन का बजटरी एलोकेशन गया होगा ऑक्सफोर्ड में, तो ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो है वो हाथ में लिया होगा, और तब हमें कोविशील्ड आज लग रही है या एस्ट्राजेनेका आज हमें लग रही है। ठीक है, तो बजटरी एलोकेशन भी किया 2020 में ही, जिसका परिणाम आज पूरे विश्व में मिल रहा है। साथ ही में mRNA टेक्नोलॉजी, जिसे मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है, कई बार मेमोरी आरएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, इसमें भी यूरोपियन यूनियन का अहम योगदान है। ठीक है, और आज जो mRNA टेक्नोलॉजी वाली जो वैक्सीन बन रही है उसमें सिग्निफिकेंटली यूरोपियन यूनियन ने कंट्रीब्यूट किया है, उसमें हमें कोई संदेह नहीं है। प्लस अगर WHO की बात करें, WHO के आंकड़े देखें तो काफ़ी सारी माहितियाँ हमें WHO देता है, जिसमें हमें यूरोपियन यूनियन की जो भूमिका है वो अति उत्तम, अति उच्च कोटि की देखने को मिलती है। कहा गया है कि आज ग्लोबली जितने डोजेज वैक्सीन के लिए गए, उनमें से 40% ऑफ टोटल वैक्सीन डोज टेकन ग्लोबली, 40% अकेले ईयू ने एक्सपोर्ट करे, यूज एक्सपोर्ट। तो आप वॉल्यूम देख सकते हो और इनका इंटेंट भी यहाँ से हमें पता चलेगा कि वे लोग वास्तविक रूप से पूरे जो है विश्व की जनसंख्या का वैक्सीन करवाने के लिए लड़ रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, यह प्रयत्नशील है, यह बात हम लोग यहाँ कह सकते हैं। फिर आगे देखें तो एक स्टडी के मुताबिक कहा गया कि यूरोपियन यूनियन ने आज दिन तक लगभग 240 मिलियन डोजेस एक्सपोर्ट करी है। 240 मिलियन डोजेस यानी कि करीब 24 करोड़ या आप 25 करोड़ भी कह सकते हैं। पच्चीस करोड़ खुराकें आज दिन तक यूरोपियन यूनियन ने निर्यात कर दी है, और यही आंकड़ा है जो कि उन्होंने अपनी जनसंख्या को भी दिया है। यानी कि 25 करोड़ अपनी जनसंख्या का वैक्सीनेशन किया और 25 करोड़ खुराकें उन्होंने बाहर भेजी। तो टोटल आज दिन तक यूरोपियन यूनियन ने प्रोडक्शन 50 करोड़ से
अधिक खुराकों का करा, और आगे भी उनकी योजना है, वे इस प्रोडक्शन को निरंतर बढ़ाने में लगे हैं। और कहा जा रहा है कि 2021 के अंत तक यूरोपियन यूनियन का प्रपोज्ड टोटल प्रोडक्शन लगभग 3 करोड़ डोजेज हो जाएगा। 3 करोड़ डोजेज हो जाएगा, ऐसा प्राथमिक रूप से माना जाता है, जो कि अपने आप में पूरे विश्व के लिए अच्छा है। यूरोपियन यूनियन में जो वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है जो टीम, उसे टीम यूरोप के नाम से जाना जाता है। ये एक बात हमें ध्यान में रखनी है। और टीम यूरोप आज पूरे विश्व को वैक्सीनेट करवाने में लगी है। और कहा जाता है कि 2021 खत्म होने पर इतने तो प्रोडक्शन करने हैं, मगर इसमें से लगभग 1 करोड़ डोज यानी कि 100 मिलियन डोज निर्यात करने हैं, एक्सपोर्ट। यूरोपियन इंडस्ट्रियल पार्टनर्स आर ऑल्सो कमिटेड टू दिस गोल, ठीक है। और वे इस गोल तक पहुंचेंगे, पहले इतनी उत्पाद करेंगे और उस उत्पाद में से इतनी खुराकें जो है यानी कि 1/3 खुराकें वे लोग निर्यात करेंगे, ताकि विश्व के जो कम आय वाले देश है, जो गरीब देश है, उनको भी इसका लाभ मिले। साथ ही यूनाइटेड नेशन का जो एक प्रोग्राम चल रहा है कोवैक्सिन, तो कोवैक्सिन में भी यूरोपियन यूनियन एक चीफ डोनर है, मुख्य जो है दान करता है, जिन्होंने करीब पाउंड 2.8 बिलियन का फंड दिया है। With this amount of fund, this volume of fund, European Union is today chief donor in Covaxin program, which is run by United Nations, ठीक है। तो ये इसका यूरोपियन यूनियन का रोल था। अब हमें देखना है कि अफ्रीका, जो एक बहुत ही गरीब खंड माना जाता है, एक अंधेरा खंड माना जाता है, उसकी क्या परिस्थिति है, उसे कैसे मदद की ज़रूरत है, पूरे विश्व की मदद की ज़रूरत है, और कैसे यूरोपियन यूनियन उसे मदद करने के लिए समर्पित है। तो वो हमारा आज का रहेगा तीसरा बिंदु, जिसमें हम लोग सपोर्टिंग अफ्रीका को देखेंगे। सबसे प्रथम, अफ्रीका अपनी 99% वैक्सीन विदेश से आयात करता है। 99% वैक्सीन इंपोर्ट। अगर इसका इंपोर्ट बंद हो जाए तो यहाँ वैक्सीन 0 हो जाए, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है। पहले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं है, उसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, तो चीज़ें जो है वो नहीं मिलती है। साथ ही में यहाँ ये एक बात भी गौर करनी है कि प्रत्येक राष्ट्र को, आज ऐसा समय है, प्रत्येक राष्ट्र को अपने ऐसे नियम जो वैक्सीन आपूर्ति के लिए बाधा हो, वैक्सीन सप्लाई के लिए बाधा हो, ऐसे नियमों को स्क्रैप कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। हंगामी रूप से करे, स्थायी रूप से करे, वो उनका प्रश्न है, मगर फिलहाल वो समय की मांग है कि जो रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस है, जो कि सप्लाई चेन को डिसरप्ट करती है, वैक्सीनेशन सप्लाई चेन को, उसे खत्म कर देना चाहिए प्रत्येक राष्ट्र को। प्लस टेक्नोलॉजी व नॉलेज शेयर कर देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देशों में इसका उत्पादन हो, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इनोकुलेशन हो, वो भी यहाँ देखने का कार्य है। प्लस यूरोपियन यूनियन, अगर पर्टिकुलरली बात करो तो यूरोपियन यूनियन अफ्रीका में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अधिक कदम उठा रहा है। वैक्सीनेशन वहाँ सप्लाई भी कर रहा है, और वहाँ वैक्सीनेशन उत्पादन करने के लिए भी एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, जिसके ऊपर आज टीम यूरोप काम कर रही है। यूरोपियन इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ मिलकर वो अफ्रीका बेस्ड प्रोडक्शन प्लांट बनाएंगे। वहीं प्रोडक्शन होगा, वहीं उसकी खपत होगी, वहीं उसका उपयोग होगा। तो यही बात है जो कि हम आज अफ्रीका को दे सकते हैं। और टीम यूरोप को यूनाइटेड नेशन के बजटरी एलोकेशन में से 1 अरब पाउंड मिले हैं, जो उन्हें खर्च करना है। पाउंड 1 बिलियन टू टीम यूरोप to enhance production capacity and healthcare facilities in entire Africa, ठीक है। तो यहाँ से हमें यूरोपियन यूनियन का कमिटमेंट मालूम पड़ता है कि वे इक्वालिटी के भाव वाले हैं, इक्वालिटी के रास्ते के ऊपर चलने वाले हैं, मानवता के रास्ते के ऊपर चलने वाले हैं,
और किसी भी किस्म का जो अपेर्थाइड है, जो भेद है, जो रंग भेद है, वो नहीं कर रहे हैं और सबको समानता से देख रहे हैं, वो यहाँ से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो ये बात रही तीसरी सपोर्टिंग अफ्रीका की। अब चौथे में हमें देखना है लाइसेंस, जो लाइसेंसिंग में इश्यू आ रहा है। अभी आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले समाचार पत्रों में पेटेंट को लेकर, कॉपीराइट को लेकर कुछ मामला चला था वैक्सीन को लेकर, ठीक है। तो यहाँ सबसे प्रथम तो हमें देखना है कि पहले तो जो यहाँ कॉपीराइट का जो इश्यू है, जो उसका जो डिक्लेरेशन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय, पहले तो उसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये दरअसल अपने आप में वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए एक बाधा है। अगर इन्हीं उलझनों में हम लोग उलझे रहे तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। तो सबसे प्रथम हमें यहाँ ट्रिप्स नामक जो एक एग्रीमेंट है, जो कि ट्रेड रिलेटेड कॉपीराइट्स को लेकर है, ट्रेड रिलेटेड पैटर्न्स को लेकर है, उसे पहले यहाँ हमें खत्म कर देना चाहिए। और साथ ही में जो दोहा एग्रीमेंट है 2001 का, ये भी खत्म कर देना चाहिए। ये दोनों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, जो कि आज बहुत ज़रूरी है, आज समय की मांग है। और इन सब की जगह जो रोम डिक्लेरेशन हुआ, जो हालिया ही हुआ है, रोम एग्रीमेंट या डिक्लेरेशन दोनों कह सकते हैं, जो G20 राष्ट्रों के बीच में हुआ, रोम स्थित, और जो वर्ल्ड हेल्थ समिट है, ठीक है, इन दो पक्षों के द्वारा हुआ, तो यहां इसका उपयोग करना चाहिए। ये वही बात करते हैं जो यूरोपियन यूनियन बात करने का प्रयत्न कर रहा है, मगर शुरुआत में G20 राष्ट्रों को ये मालूम नहीं था। उन्होंने वैक्सीन नेशनलिज्म भी किया, उन्होंने पॉलिटिकल मोटिव्स को अचीव करने के लिए भी वैक्सीन का उपयोग किया, मगर अब वे लोग एकजुट हो गए हैं और यूरोपियन यूनियन के रास्ते पर चल रहे हैं, यानी कि क्लोज कोऑर्डिनेशन मल्टीलेटरल पॉलिसी के दिशा में उसके करीब चल रहे हैं, जो एक अपने आप में सकारात्मक बाबत है पूरे विश्व के लिए। तो ये बात है जो कि आज हमें देखनी थी। प्लस अब अगर बात करें तो हमें हमारा तीसरा चरण देखना है, जिसमें हम लोग दो बिंदु देखेंगे, जिसमें से सबसे प्रथम बिंदु है वैक्सीन मैत्री और दूसरा बिंदु है वर्ल्ड हेल्थ समिट। तो देखेंगे, यहाँ मैंने आपके सामने इसका एक फर्मो जो है वो रेडी करके रखा है, जो कि हेडिंग के साथ है। सबसे प्रथम वैक्सीन मैत्री की बात करेंगे, फिर बाद में यहाँ वर्ल्ड हेल्थ समिट के बारे में देखेंगे। देखिए, यह वैक्सीन मैत्री जिसका जिक्र मैंने किया, यह एक वैक्सीन डिप्लोमेसी है, जो कि भारत के द्वारा शुरू करी गई थी, और इसमें नेबरिंग राष्ट्र और हमारे जो महत्वपूर्ण साझेदार है, की पार्टनर कंट्रीज, उनको वैक्सीन देने की बात यहाँ करी गई है। और इस कार्यक्रम के तहत भारत ने लगभग 105 देशों में करीब 600 लाख डोजेस, 600 लाख खुराक हमने बांटे हैं। 600+ lakhs। अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये लगभग 60 करोड़ डोजेस हो सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी बांट दिए हैं, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, सेशल्स हो, मालदीव हो, ठीक है। तो यहाँ हमने बांट दी है, मगर अब आज परिस्थिति अलग है। आज वैक्सीनेशन जो है वो तेजी से करना है। भारत की जनसंख्या भी अपने आप में बहुत ही विशाल है, तो यहाँ भारतीय सरकार को अपनी वैक्सीन नीति में एक संतुलन कायम करना होगा, जो कि डोमेस्टिक नीड्स एंड एक्सपोर्ट्स के बीच में रहेगा, या डोमेस्टिक नीड्स और वैक्सीन डिप्लोमेसी के बीच में रहेगा। ये संतुलन भारत सरकार बनाकर आगे चल सकती है। प्लस यहाँ अगर लिस्ट की बात करें, नंबर ऑफ नेशंस को कितने दिए, कैसे दिए, ग्रांट में दिए, कमर्शियली दिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट आप लोग देख सकते हैं। उसमें जो वैक्सीन पोर्टल है, उसमें ये सारी माहितियाँ दी गई है इन ए वेरी डिटेल्ड मैनर। कोई भी देश ले लीजिए, उसमें कितनी खुराकें हमने दी, कब दी, उसकी तारीख वगैरह है, और कैसे दी, एड से दी,
सब्सिडी से दी, कॉमर्शियली दी, वो सारी माहितियाँ भी उसमें मौजूद है। उसमें से आप देख सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो। तो ये कुल मिला के वैक्सीन मैत्री की बात है, जो कि वैक्सीन डिप्लोमेसी प्रोग्राम है, भारत की योजना है। अब बात करें वर्ल्ड हेल्थ समिट की। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ समिट की अभी 2020 की ही एक बैठक मिली थी रोम में, रोम डिक्लेरेशन का जो हमने जिक्र किया। ठीक है, तो ये बहुत ही हालिया है, प्लस ये एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसा मंच है जो कि 100 देशों के लगभग 2500 से अधिक विशेषज्ञों से बना है। और यहाँ स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उसके समाधान के बारे में बात की जाती है। तो 2500 प्लस एक्सपर्ट्स फ्रॉम 100 प्लस कंट्रीज ग्रुप 2500 plus experts from 100 plus countries। इसे WHO भी पेट्रोनेट देता है और यूनाइटेड नेशन भी इसे पेट्रोनेट देता है और रिकॉग्निशन देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुट है, बहुत ही अच्छा एक झूठ है जो कि स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में कार्य करता है। सबसे प्रथम इसकी पहली बैठक 2009 में मिली थी, 2009 में बर्लिन में, और तब से प्रतिवर्ष यह अक्टूबर में यह बैठक मिलती है और जो चीज़ें होती है उनका विश्लेषण यहाँ किया जाता है, उसका डिस्कशन किया जाता है, चर्चा की जाती है। साथ ही में अगर इसके स्थापना का जो है कारण तपास है तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना 300वीं सालगिरह को मनाने के लिए हुई थी, 300th एनिवर्सरी। किसकी? तो चैरिटी नामक एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है बर्लिन में, जर्मनी के, उसकी स्थापना के 300 वर्ष सेलिब्रेट करने के लिए उसके 300वें स्थापना दिन पर यानी कि 2009 के अक्टूबर में यहाँ इस वर्ल्ड हेल्थ समिट की शुरुआत हुई थी। फिर इसने बहुत ही अच्छा कार्य किया तो इसे यूनाइटेड नेशन का भी बैकअप मिला, WHO का भी बैकअप मिला, और आज ये एक अहम जो है संगठन है स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि WHS यानी कि वर्ल्ड हेल्थ समिट वाज फाउंडेड ऑन 300th एस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ चैरिटी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इन बर्लिन। तो यही बात है जो कि आज हमें देखनी थी। बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर आज हमने बात की, जो कि परीक्षा संबंधी जो है माहितियों का एक खजाना था हमारे लिए। इसमें से प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रश्न निकल सकते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रश्न निकल सकते हैं। तो आज की हमारी चर्चा जो है वो यहाँ उसको हम लोग विराम देते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले ऐसे संपादकीय अच्छे लेख के साथ, अच्छे संशोधन व विश्लेषण के साथ। मगर उससे पहले अब वक्त है प्रश्न का, जो कि मेरे सामने है। 2 प्रकार के प्रश्न जैसे मैंने आपको बताया निकल सकते हैं, प्रीलिम भी निकल सकता है, मेंस भी निकल सकता है। सबसे प्रथम अगर प्रीलिम की बात करें तो जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 4 कथन हमारे सामने हैं। सबसे प्रथम, अफ्रीका अपना कोविड वैक्सीन खुराक में 50% विदेश से आयात करता है। दूसरा, आज अफ्रीका की 10% आबादी को कोविड वैक्सीन की दोनों खुराकें लग चुकी है। तीसरा, भारत वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत विदेश से कोविड वैक्सीन आयात करता है, यानी कि भारत विदेश से मदद मांगता है, लेता है। और चौथा वाक्य, आज दिन तक यूरोपियन यूनियन ने करीब 25 करोड़ वैक्सीन खुराकें निर्यात करी है, यानी कि दे हैव एक्सपोर्टेड अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ डोजेज ऑफ वैक्सीन। हमें इन कथनों के ऊपर विचार करके इनमें से सत्य वाक्यों को चुनना है। हमारे पास ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए केवल 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन बी कहता है केवल 1 और 3 सत्य है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी केवल 3 सत्य है, और ऑप्शन डी कहता है मात्र 4 सत्य है, बाकी के तीनों गलत है। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और आपको सही जवाब इसका कमेंट अप करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद पिन अप किया जाएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही में आप आपके सजेशंस भी हमें दे सकते हैं। वी वेलकम यू
अगर आपके कोई डाउट्स है, चाहे इस विषय के साथ संबंधी हो, चाहे जनरल स्टडीज करनी है विषय के साथ संबंधी हो, तो आप हमें निसंकोच पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब में भी कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपको उत्तर अवश्य देंगे। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले नए विश्लेषण व अध्ययन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। साथ ही में यहाँ से एक मुख्य परीक्षा का भी प्रश्न निकलता है, और जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। वैश्विक कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम, चुनौतियां व समाधान आपके शब्दों में लिखिए। इंग्लिश में भी हमारे पास मौजूद है यह क्वेश्चन। ग्लोबल कोरोना इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। आपके पास 250 शब्दों की सीमा है। आपको उसमें यह सारा जो सिनेरियो है चैलेंजेस का, सॉल्यूशन का, वो आपको समझाना है। तो मिलेंगे अगले दिन अगले लेख के साथ, अच्छे विश्लेषण व अध्ययन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।